है एवरीवन, दिस इज़ अज़रा शेख। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम EMRS टीजीटी साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। टीजीटी साइंस, जो बच्चे टीजीटी साइंस में टीयर 2 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 2026 में और जिन्हें क्वालिफाई करना है, एग्ज़ाम में फाइनली पास होना है, वो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर इफेक्ट ऑफ करंट ऑलरेडी मैं कवर कर चुकी हूँ। सेकंड चैप्टर लाइट भी कवर हो गया है, वीडियो भी अपलोड हो गई है। थर्ड चैप्टर आज हम कवर करेंगे, दैट इज़ सोर्सेज ऑफ एनर्जी। बहुत छोटा-सा चैप्टर है, कम टॉपिक्स हैं इसके अंदर, तो जल्दी कवर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ एनर्जी की क्या-क्या फॉर्म्स होती हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। आपको पता है कि आपको 40 एमसीक्यूज़ वहाँ पर सॉल्व करने हैं और उसके साथ 60 मार्क का यानी कि 15 क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, तो 15 आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करने हैं, ठीक है? एग्ज़ाम की डेट अभी आई नहीं है, आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अराउंड 1 मंथ आपके पास है। टोटल 27 चैप्टर्स हैं, 2 ऑलरेडी कंप्लीट हो गए हैं, तीसरा आज करने वाले हैं। 1 मंथ के अंदर हम कंप्लीट इसको करेंगे और उसके बाद फिर फर्दर हम इसका रिवीजन करेंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। क्या-क्या फॉर्म्स होती हैं एनर्जी की? आप लोगों ने एक छोटा-सा लॉ पढ़ा होगा ना एनर्जी का, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, दिस इज़। तो बेटा एनर्जी होता क्या है एक्चुअल में? देखिए पहले मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि सन है, सन की अपनी एनर्जी होती है, सबसे ज़्यादा अल्टीमेट सोर्स जो एनर्जी का हम मानते हैं दैट इज़ सन। सन सबको एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारे सोलर सिस्टम में, जो हमारा अर्थ प्लैनेट है, उस पर जो अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का दैट इज़ सन। अब सन से एनर्जी आती है, कौन-सी एनर्जी होती है? सन एनर्जी, यानी कि सोलर एनर्जी उसको हम कहेंगे। लाइट एनर्जी भी इसको कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर होता है फोटोसिंथेसिस प्लांट्स के अंदर और वो बन जाता है केमिकल एनर्जी, क्योंकि वो ग्लूकोज़ में कन्वर्ट हो जाता है। फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज़ फॉर्म होता है, जिसको हम फीड करते हैं। हम अलग-अलग फ्रूट्स खाते हैं, अलग-अलग तरह की लीव्स खाते हैं, फ्लावर्स खाते हैं, जहाँ पर भी फूड स्टोर होता है, उस स्टोरिंग ऑर्गन को हम खाते हैं। तो उससे ग्लूकोज़ के ज़रिए एनर्जी हमारी बॉडी में जाती है, जिससे हम अलग-अलग काम करते हैं, तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरीके से आपने समझा कि डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं एनर्जी की। लेकिन इस एनर्जी को हम खुद से क्रिएट नहीं कर पाएँगे, इस एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर पाएँगे। ये कंज़र्व होती है, समझते हैं। एनर्जी इज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क, काम करने की कैपेसिटी होती है। नेचर के अंदर जो एनर्जी एग्ज़िस्ट करती है उसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं, जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी जो अभी मैंने आपको बताई, हीट एनर्जी, लाइट, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, न्यूक्लियर, इवन साउंड एनर्जी, अलग-अलग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होती हैं। अगर ह्यूमन यूज़ की बात करें, तो दीज़ फॉर्म्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेरियस नेचुरल सोर्सेज़। जो इंसानों के यूज़ के लिए एनर्जी है वो कहाँ से मिलती हैं? वो अलग-अलग नेचुरल सोर्सेज़, जैसे सन भी तो एक नेचुरल सोर्सेज़ है। तो चलिए वो हो गई, उसके अलावा और एनर्जी, अगर हमें खाना बनाना है, एलपीजी हम यूज़ करते हैं, तो वो कहाँ से आएगा? कोल कहाँ से आता है? तो ये सारे नेचुरल सोर्सेज़ हैं एनर्जी के। कहाँ से आते हैं? ब्रॉडली क्लासिफाइड एज़ रिन्यूएबल, जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं, और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज़ ऑफ एनर्जी। अब कुछ फैक्ट्स यहाँ पर हम देख लेते हैं। एनर्जी के जो सोर्सेज़ हैं उनको आप कैसे सेलेक्ट करते हो? जैसे आपको घर पर खाना बनाने के लिए आपको एलपीजी आप लेकर आते हो, तो क्यों लेकर आते हो आप एलपीजी? क्योंकि मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है? मार्केट में उसकी अवेलेबिलिटी है, वो सिलेंडर की फॉर्म में मिलती है, मतलब एक सिलेंडर के अंदर मिलती है, आप उसको ईज़िली पोर्टेबल है कि आप उसको ईज़िली लेकर आ सकते हैं। और जहाँ तक कॉस्ट की बात करें तो एफिशिएंट है कि आप उसको ले सकते हैं। बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी है जिसकी वजह से आप एलपीजी घर में यूज़ करते हो। तो ये सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं किसी भी एनर्जी के सोर्स को यूटिलाइज़ करने के लिए। उसके साथ जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये एग्ज़ॉस्टिबल होते हैं। आप जानते हैं कि हम इनको जितना यूज़ करेंगे ये ख़त्म होते चले जाएँगे, ठीक है? क्योंकि इनको बनने में लगते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स। सोलर एनर्जी के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, अल्टीमेट सोर्स होता है एनर्जी का। विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर और बायोमास, ये इनडायरेक्ट फॉर्म्स होती हैं सोलर एनर्जी की। इनको भी डिटेल में पढ़ेंगे। देन आता है बायोगैस, जो एनएरोबिक डिकम्पोज़िशन से बनाया जाता है ऑर्गेनिक मैटर के, इसके बारे में डिटेल में बात होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस है बायोगैस, ठीक है? न्यूक्लियर एनर्जी ऑब्टेन की जाती है न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन से, जब यूरेनियम 235 का न्यूक्लियर फिजन किया जाता है। रीन्यूएबल सोर्सेज ऐसे सोर्सेज हैं जिनको रिप्लेनिश किया जा सकता है नेचुरली विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि विंड एनर्जी या फिर सोलर एनर्जी। इनके बीच में आप डिफरेंस समझेंगे रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल के बारे में जब हम बात करेंगे। फिर आते हैं थर्मल पावर प्लांट, जो कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर्स अ शिफ्ट टुवर्ड्स क्लीनर एंड रिन्यूएबल सोर्सेज। अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, जिसके बारे में मैं अभी डिटेल में बात करूंगी, वहाँ पर हमें क्या ज़रूरत है? हमें शिफ्ट होना है टुवर्ड्स क्लीनर फ्यूल की तरफ, हमें शिफ्ट होना है। जैसे हम सीएनजी का यूज़ करने लगे ना अपने व्हीकल्स में, जो क्लीनर फ्यूल होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैसेस को हम कहते हैं ओवर द अदर गैसेस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे एनर्जी के बारे में। अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट, दैट इज़ फॉसिल फ्यूल्स, जो कि नॉन रिन्यूएबल फॉर्म होती है एनर्जी की, जिसको आप बार-बार रिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। बहुत लंबा टाइम लगता है इनको बनाने में, ठीक है? तो fossil fuels are the fuels formed by the buried remains of plants and animals
ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। ये आपने पढ़ा भी होगा पेट्रोलियम वाले चैप्टर में जो 8th स्टैंडर्ड में गिवन है कि किस तरीके से बहुत लंबे टाइम तक अर्थ के अंदर जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो बरीड थे और वहाँ पर हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर की कंडीशन में फॉसिल फ्यूल्स फॉर्म हुए। एग्जाम्पल क्या-क्या हैं? कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। थर्मल पावर प्लांट्स बर्न कोल टू प्रोड्यूस स्टीम व्हिच रोटेट्स टरबाइन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर आपको एक जस्ट एग्जाम्पल की तरह यहाँ पर लिख दिया गया है कि थर्मल पावर प्लांट कोल को बर्न करते हैं, उससे स्टीम निकलती है क्योंकि पानी बॉयल होता है, स्टीम निकलती है, जिससे जो टरबाइन है वो रोटेट होता है और वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है? फॉसिल फ्यूल्स की कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब है कि कोई भी आपने इस तरह का प्रोडक्ट लिया जिसको आप जला सकते हैं, 1 किलोग्राम उसका लिया और उसको देखा कि वो बर्न करने पर कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो कंपैरिज़न अगर हम करें तो जो ज़्यादा 1 किलोग्राम के अकॉर्डिंग एनर्जी प्रोड्यूस करता है, उसकी अच्छी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। इसका चार्ट भी गिवन है आपकी एनसीईआरटी की बुक में। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि उनकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होती है। वो एयर पॉल्यूशन भी कॉज़ करते हैं। क्या-क्या रिलीज़ करते हैं? जितनी भी कार्बन वाली चीज़ होंगी अगर वो बर्न होंगी तो ऑफ़ कोर्स कार्बन डाइऑक्साइड तो फ़ॉर्म होगा ही होगा। उसके साथ एसओ2 फ़ॉर्म होता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स फ़ॉर्म होते हैं। इसमें एनओ2 हो सकता है, इसमें एन2ओ5 हो सकता है, तो इसीलिए यहाँ पर एनओएक्स लिख दिया गया है। कंट्रीब्यूट टू द ग्लोबल वार्मिंग। जब CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो ऑफ कोर्स ग्लोबल वार्मिंग होगी, ज़्यादा हीटिंग होगी अर्थ पर एंड लिमिटेड रिज़ बहुत लिमिटेड रिज़र्व्स है। सेकेंड टॉपिक है आपका सोलर एनर्जी, जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। सोलर एनर्जी इज रेडिएंट एनर्जी एमिटेड बाय द सन। ठीक है, कहाँ कहाँ पर यूज़ होती है? सोलर कुकर में, सोलर वाटर हीटर में, आपके सोलर पैनल्स में, जिसको सोलर सेल्स या फिर फोटोवोल्टेइक सेल्स भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट बात कि सन की जो एनर्जी है वो एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी है। कब से मिल रही है हमें? कम से कम 5 बिलियन ईयर एगो से सन हमें कंटिन्यूअसली एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। कब तक करेगा? ये एस्टिमेट किया गया है कि 5 बिलियन ईयर्स तक की कंटिन्यूअसली प्रोवाइड करेगा। ये डेटा कहाँ का है? आपका एनसीईआरटी का डेटा है, ठीक है? उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इसका बहुत थोड़ा-सा पार्ट ही हमारे अर्थ पर पहुँचता है। अगर अर्थ पर देखें तो अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर है, लेयर्स है, वहाँ पर सन की एनर्जी को रिफ्लेक्ट किया जाता है। ये आती है सन की एनर्जी, फिर आपने रिफ्लेक्शन वगैरह तो पढ़ा होगा, तो वापस चली जाती है। तो इसीलिए बहुत थोड़ा-सा अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारे पास आती है। उसको हम लिख लेते हैं कि कितना हमने अप्रॉक्सिमेटली एस्टिमेट किया है। हमने ये एस्टिमेट किया है कि 1.4 किलो जूल पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है? 1.4 किलो जूल पर सेकंड पर स्क्वायर मीटर, या फिर आप उसको कह सकते हैं 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। इतनी एनर्जी आपको कंटिन्यूअसली सन से मिल रही है। इसको मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है। यूज्ड इन द सोलर पैनल्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो ये आपके सोलर पैनल्स में यूज़ की जाती है, जो हम पढ़ चुके हैं। नॉन पॉल्यूटिंग होती है, इनएग्जॉस्टिबल सोर्स होता है। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम चलते हैं, अगर आप लोगों को पता हो सोलर कुकर के बारे में, तो यहाँ पर सोलर कुकर के बारे में ऑलरेडी मेंशन है। आपके एग्जाम में आ सकता है इसका डायग्राम बनाने के लिए, तो इसको इस तरीके से आपको एक सिंपल सा डायग्राम बनाना है, ठीक है? सोलर कुकर्स में बेसिकली जो ऊपर वाली प्लेट होती है ये आपकी कांच की होती है, ग्लास की होती है, क्योंकि वहाँ पर उसमें मिरर लगा होता है, ठीक है? ताकि सनलाइट जो है वो इस तरीके से एंटर कर सके सोलर कुकर के अंदर। इसकी आप पिक्चर एनसीईआरटी में जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर आपके पास सनरेज़ आती हैं, ये यहाँ पर आती हैं सनरेज़, और ये फिर रिफ्लेक्ट होती हैं। सनरेज़ यहाँ पर आकर रिफ्लेक्ट होती हैं। इधर आपकी ये जो सरफेस है यहाँ पर ग्लास की शीट लगी होती है। तो सोलर कुकर का डायग्राम आप जाकर देखिएगा, उसमें क्या होता है, उसमें ब्लैक सरफेस होती है जो ज़्यादा हीट एब्ज़ॉर्ब करती है। आपको पता है कि ब्लैक कलर ज़्यादा हीट एब्ज़ॉर्ब करता है, तो ब्लैक सरफेस होती है ज़्यादा हीट एब्ज़ॉर्ब करने के लिए, और सोलर कुकर्स में सन एनर्जी यूज़ की जाती है। सिंपल। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर बायोगैस। बायोगैस भी रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है। बायोगैस में क्या होता है? मिक्सचर होता है गैसेस का, स्पेशली बात करें तो मीथेन इसमें सबसे ज़्यादा होता है, और यहाँ पर स्मोक भी नहीं निकलता। बायोगैस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि इसमें स्मोक भी नहीं निकलता। और एक चीज़ और यहाँ पर आप नोट कर लीजिए कि ये एक्सीलेंट फ्यूल होता है, ठीक है? एक्सीलेंट फ्यूल, यहाँ पर 75% आपकी मीथेन होती है, ठीक है? 75% मीथेन, और ये बिना स्मोक के चलती है, विदाउट स्मोक। कोई स्मोक नहीं होता यहाँ पर, इवन कोई भी रेसिड्यू यहाँ पर नहीं होता, लीव नो रेसिड्यू। कोई रेसिड्यू यहाँ पर नहीं होता, कोई भी आश यहाँ पर नहीं बचती। जैसे कि आपने वुड वगैरह में देखा होगा, चारकोल को जलाने में या फिर कोल को बर्न करने में आश आती है ना, यहाँ पर कोई भी आशीष नहीं होती। इसकी हीटिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है? हीटिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, और अगर हम लार्ज स्केल पे इसका यूटिलाइज़ेशन करें तो हमें बायो वेस्ट
को यूज़ करना पड़ेगा। जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारे घर से निकलते हैं उसमें जो बायो वेस्ट है उसको हमें यूटिलाइज़ करना पड़ेगा। हमें सीवेज मटेरियल को यूटिलाइज़ करना पड़ेगा, उससे हम बायोगैस बना सकते हैं। लेकिन इन सबको यूज़ करने के लिए, यूटिलाइज़ करने के लिए हमें इनको हैंडल करने के सेफ़ और एफ़िशिएंट मेथड इस्तेमाल करने पड़ेंगे, जो अभी प्रॉपर तरीके से इंडिया में नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है? और ये क्या है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। कैसे बनती है? ये एनएरोबिक डिकम्पोज़िशन होता है ऑर्गेनिक वेस्ट का। क्या है वो ऑर्गेनिक वेस्ट? जिसको मैंने अभी आपको बताया कि आपका प्लांट बेस्ड हो सकता है, जो भी बायो प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है? सीवेज प्रोडक्ट होता है। उसके बाद आते हैं फिक्स्ड डोम टाइप बायोगैस प्लांट के। कंपोज़िशन कितनी है? मीथेन यहाँ पर 50 टू 70% लिखा है, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में 75% गिवन है। सीओ2 की यहाँ पर कंपोज़िशन होती है 30 टू 40%। एडवांटेज क्या है? ये क्लीन फ्यूल है, जैसा मैंने आपको बताया कि इसको हम एक्सीलेंट फ्यूल भी कहते हैं, एक्सीलेंट फ्यूल भी कहते हैं, ठीक है? उसके बाद है यहाँ पर ये रिड्यूस्ड वेस्ट नहीं होता, क्योंकि कोई भी रेसिड्यू यहाँ पर नहीं बचता। इवन अगर यहाँ पर स्लरी भी निकलता है ना, जो स्लरी यहाँ पर निकलता है उसको आप पीरियडिकली निकाल सकते हैं, वो एक्सीलेंट मैन्योर होता है। इसका स्लरी भी एक्सीलेंट मैन्योर होता है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर मैन्योर को बाय प्रोडक्ट की तरह यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पर विंड एनर्जी। विंड की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है? वो मूवमेंट जो होता है एनर्जी का, ठीक है? वो यहाँ पर वर्क करने के लिए यूटिलाइज़ की जाती है। तो विंड एनर्जी, ये भी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। विंड एनर्जी इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग एयर यूज्ड टू रोटेट टरबाइन्स को रोटेट करने के लिए। इस तरीके से यहाँ पर ब्लेड्स लगे होते हैं, बहुत बड़ा एरिया आपका खुला होता है, वहाँ पर ये हवा की वजह से टरबाइन्स रोटेट करते रहते हैं। कोस्टल रीजन में होते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पेस होता है और हवा एयर आना बहुत ज़रूरी है। डेनमार्क को एयर सिटी कहा जाता है, ठीक है? ये भी याद रख लीजिएगा। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये इको फ्रेंडली है, एग्जॉस्टिबल इनएग्जॉस्टिबल है, कितना भी आप इसको ले सकते हैं। रिक्वायर्स हाई विंड स्पीड की ज़रूरत होती है, ये लार्ज एरिया चाहिए होता है, और यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी वाया टरबाइन्स के ज़रिए। फिर हम बात करते हैं वाटर एनर्जी की। वाटर एनर्जी आपकी हाइड्रो पावर, ये भी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी मानी जाती है, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि वाटर साइकिल जो है वो कंटिन्यूअस होती रहती है। इसलिए हम हाइड्रो एनर्जी को वाटर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के अंदर मानते हैं, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम फ्लोइंग और फॉलिंग वाटर, जैसे कि तहरी डैम अगर आपने पढ़ा हो उत्तराखंड में, यहाँ पर कैसे वर्क होता है? वाटर एक हाइट पे स्टोर किया जाता है, अगर आप लोगों ने देखा हो इस तरीके से होता है, कुछ रिजर्वेयर वगैरह होते हैं यहाँ पर, और ये ऐसे यहाँ पर आपके पास ये नीचे टरबाइन लगी होती है। इसका डायग्राम एनसीईआरटी में देखिएगा। यहाँ पर पावर हाउस होता है आपके पास, और पावर हाउस में नीचे यहाँ पर होता है जनरेटर, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। ये पावर की लाइन्स होती हैं जो पास होती हैं यहाँ से, और उसके बाद यहाँ पर ये पानी जो होता है वो रिवर में चला जाता है। ये पूरा इस तरीके का सिस्टम होता है। तो पहले हम देखेंगे कि वाटर स्टोर्ड एट हाइट, एक हाइट पे हम मैंने भी आपको दिखाया वाटर स्टोर किया जाता है। फिर वो वाटर यहाँ पर आपका फॉल करेगा। वाटर के फॉल करने से टरबाइन्स रोटेट करती हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। क्या लिमिटेशंस है यहाँ पर? इकोलॉजिकल इम्बैलेंस और डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल। जहाँ पर भी हम डैम बनाते हैं वहाँ पर लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ता है, और उनको प्रॉपर तरीके से रहने के लिए कोई जगह मिलना, ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। ये इसकी लिमिटेशंस है। उन लोगों को, जो ट्राइबल्स लोग होते हैं स्पेशली, बहुत फेस करना पड़ता है। उसके बारे में आप लोग पढ़िएगा। वाटर एनर्जी में आप लोग एक चीज़ और ध्यान रख सकते हैं कि एक तो मैंने आपको बताया रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, दूसरा ये कन्वेंशनल है, मतलब ऐसा नहीं है कि हम इसको अभी यूज़ कर रहे हैं, बहुत टाइम से यूज़ होता आ रहा है कन्वेंशनल सोर्स एनर्जी का। इसका एक इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, सरदार सरोवर डैम जो है, जो नर्मदा रिवर पर बना हुआ है, सरदार सरोवर, जो गुजरात के अंदर है बेसिकली, ठीक है? और दूसरा डैम है आपके पास भाखरा नंगल डैम, ये आपका हिमाचल प्रदेश और पंजाब में है, ये सतलज रिवर पे बना हुआ है। और तीसरा इंपॉर्टेंट है आपका टेहरी डैम, जिस